Jai Hind. In this lecture, we will learn the basics of time domain analysis, type and order of control system. First, we will see analysis using transfer function model. अगर मेरे पास एक सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को मैं ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर फंक्शन? इट इज द रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन आर जीरो। और कंट्रोल सिस्टम में जो हम सिस्टम स्टडी करते हैं वो एलटीआई सिस्टम स्टडी करते हैं। तो सिंपली एनालिसिस यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, it can be categorized in two parts. One is response analysis, second one is stability analysis. रिस्पॉन्स एनालिसिस का क्या मतलब है? अगर किसी सिस्टम को हम ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जैसे ही इनपुट अप्लाई करेंगे जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है रिस्पॉन्स एनालिसिस। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एनालिसिस इन द केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। One is time domain analysis, second one is frequency domain analysis. अब टाइम डोमेन एनालिसिस में क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम को हमने ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, हमें सिंपली आउटपुट स्टडी करनी है। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में जो इनपुट होती है वो स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं। और स्टैंडर्ड सिग्नल कौन से होते हैं? लाइक इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल। तो सिंपली टाइम डोमेन एनालिसिस के केस में जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो टेस्ट सिग्नल्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में क्या होता है? सिस्टम में जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे वो साइनोसॉइडल होगी, मतलब उस केस में जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम वेरी करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के केस में जो इनपुट होगी वो होगी साइन ओमेगा टी, साइनोसोडल इनपुट होगी, और उस केस में हम W को बेरी करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को बेरी करेंगे। और जैसे फ्रीक्वेंसी को बेरी करेंगे फिर रिस्पॉन्स देखेंगे। तो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो रिस्पॉन्स एनालिसिस के केस में सिस्टम में हम इनपुट्स अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू इनपुट्स जो आउटपुट मिलती है उसको स्टडी किया जाता है। टाइम डोमेन एनालिसिस के केस में जो इनपुट होती है वो इम्पल्स, स्टेप, रैंप एटसेट्रा होती है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के केस में इनपुट साइनोसोडल होती है, उस केस में ओमेगा को हम वेरी करते हैं। और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। तो जो सिस्टम होगा उसको हम ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से सेकंड वन है स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है? हम सिस्टम की स्टेबिलिटी बता देते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के थ्रू क्या होगा कि सिस्टम को हम उसके ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्टेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी एनालिसिस कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस। टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस की दो टेक्निक्स होती हैं। इन दो टेक्निक्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। वन इज RH क्राइटेरिया, रूथ हर्विटिज क्राइटेरिया, एंड सेकंड वन इज रूट लोकस। इन दोनों मेथड में जो कैलकुलेशन होती है वो होती है एसओ डोमेन में। और एस डोमेन किसके इक्वल होता है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एक तरह से यहाँ पर ओमेगा फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट है और सिग्मा भी प्रेजेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। और इस कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन को स्टेबिलिटी एनालिसिस में टाइम डोमेन में कंसीडर किया जाता है। सेकंड वन है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। इस केस में जो एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा की वैल्यू को जीरो लिया जाता है, सिंपली W को बेरी किया जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को बेरी किया जाता है। जैसे हम W को बेरी करेंगे हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। और डिफरेंट टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? लाइक पोलर मेथड, सेकंड वन इज नाइक्विस्ट मेथड, थर्ड वन इज गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, बोडे प्लॉट। ये जो सारी की सारी टेक्निक्स हैं इनको हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। नाउ वी विल स्टडी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का बेसिक मतलब क्या होता है? द रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम CT। कंट्रोल सिस्टम की आउटपुट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। तो सिंपली द रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम CT एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। और रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम क्या होता है? CT।
व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इनपुट। तो जैसे इनपुट अप्लाई करेंगे, जो आउटपुट मिलेगी, जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उसकी स्टडी को बोला जाता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। द टाइम रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके टू पार्ट्स होते हैं, वन इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सेकेंड वन इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक बॉल है जिसको हाइट h पे रखा गया है। जैसे ही बॉल को मैंने किक किया तो बॉल नीचे गिरेगी और यहां पर ऑसिलेशंस बनेंगी और इन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा और एट ए फाइनल स्टेज क्या होगा, बॉल इस पोजीशन में चली जाएगी। तो एक तरह से ये जो स्टार्टिंग में ऑसिलेशंस मिली, ये था ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और आफ्टर लॉन्ग टाइम बॉल इस पोजीशन में चली जाएगी। इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, दिस इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, टेम्परेरी रिस्पॉन्स। जैसे बॉल हाइट से गिरी तो ये बीच में जो ऑसिलेशन बन रही थी, दीज आर द टेम्परेरी रिस्पॉन्स। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी टाइम बाद, व्हेन द सिस्टम सेटल डाउन, दैट इज फाइनल रिस्पॉन्स। पहले बॉल यहां पर थी, अगर मैं टाइम रेफरेंस लेता तो मैंने इसको ले लिया t0, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स काफी टाइम बाद जब बॉल इस पोजीशन पे आ गई तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि टाइम बहुत ज्यादा है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की, जब t इन्फिनिटी हो जाता है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज ए टेम्परेरी रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज ए रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन द सिस्टम सेटल डाउन। एक तरह से जो आउटपुट होती है ct, हमें रिस्पॉन्स एनालिसिस करनी है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करनी है। ct किस पे डिपेंड करती है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ct प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इसको मैंने लिख दिया ss। अब मुझे आउटपुट की वैल्यू देखनी है जब टाइम को मैंने इन्फिनिटी कर देना है। दिस इज आउटपुट जो t पे डिपेंड करती है, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उस केस में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स तो जीरो हो जाएगा। जैसे टाइम इन्फिनिटी होगा तो उस टाइम पे केवल मुझे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ct व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, css, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब कंट्रोल सिस्टम में हम ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट यूज करेंगे। दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये RS क्या बताता है, दिस इज ए रेफरेंस इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट, और ये जो CS है दिस इज कंट्रोल्ड आउटपुट या फिर एक्चुअल आउटपुट। दिस इज समिंग पॉइंट, दिस एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, दिस इज एरर सिग्नल। CS को बोला जाता है एरर सिग्नल या फिर एक्चुएटिंग सिग्नल। अब कंट्रोल सिस्टम में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो इनपुट है दिस इज ए रेफरेंस इनपुट या फिर डिजायर्ड आउटपुट। एक तरह से यहां पे जो एक्चुअल आउटपुट मिलती है, इट शुड बी क्लोज टू डिजायर्ड आउटपुट, या मैं क्या बोलूंगा, यहां पर जो आउटपुट मिलती है इट शुड बी ट्रैक द डिजायर्ड आउटपुट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज टू मेक द एक्चुअल आउटपुट ट्रैक द डिजायर्ड आउटपुट। तो एक तरह से ये जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, इट शुड ट्रैक द डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट क्या होता है, रेफरेंस इनपुट, ऑलरेडी आपको पता है RT। और एट ए स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये जो एक्चुअल आउटपुट है इट शुड बी इक्वल टू और क्लोज टू डिजायर्ड आउटपुट। तो एट ए स्टेडी स्टेट द एक्चुअल आउटपुट should be equal to or very close to desired output। अब रेफरेंस इनपुट को मैंने ले लिया स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है व्हेन t ग्रेटर देन 0। रेफरेंस इनपुट या फिर डिजायर्ड आउटपुट को हमने ले लिया स्टेप सिग्नल। अब टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कैसे होगी, ये मैंने ग्राफ बनाया है। ये जो बाई एक्सिस है, यहां पर इनपुट एंड आउटपुट लेते हैं। अब इनपुट और आउटपुट को टाइम डोमेन में लिया है, तो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। इनपुट को क्या लिया है, स्टेप सिग्नल। तो एक तरह से जो डिजायर्ड आउटपुट है वो फिक्स कर दी है दिस वन, ये कितना है 1। दिस इज स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1 व्हेन t ग्रेटर देन 0। तो एक तरह से जो रेफरेंस इनपुट या फिर जो डिजायर्ड आउटपुट है इसको कर दिया फिक्स।
अब जो यहाँ पर आउटपुट मिलती है डेट इज सी टी, वो इस तरह से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से ले लिया। अब जो ये स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स है यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। और यहां से लेके यहां तक, अब ये जो आउटपुट है ये इनपुट के काफी क्लोज है, इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट एनालिसिस। कंट्रोल में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आउटपुट इनपुट को ट्रैक करे। तो ये जो स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स था इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, जैसे इनपुट अप्लाई की फिर जो स्टार्टिंग में आउटपुट्स मिलती हैं उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। और ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस कहाँ तक होती है, जहां पर आउटपुट सेटल हो जाए। जैसे इस पॉइंट पे देखो आउटपुट हो चुकी है आगे सेटल, अब देखो एक तरह से आउटपुट हो चुकी है सेटल, तो दिस इज ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। और यहां से लेके यहां तक अब आउटपुट सेटल हो चुकी है, तो दिस इज स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो व्हाट इज ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, इट डील्स विद द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू इनपुट। यहां से लेके यहां तक इसको मैंने बोल दिया ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। इट डील्स विद द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू इनपुट। अब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होती है, आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आउटपुट सेटल हो जाए, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब स्टेडी स्टेट एनालिसिस देखते हैं। स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए, आउटपुट शुड बी इक्वल टू इनपुट, अगर इनपुट के इक्वल नहीं होती तो क्लोज होनी चाहिए। अब यहां पर देखो आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं है, ये थी इनपुट और ये थी आउटपुट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को बोला जाता है स्टेडी स्टेट एरर। व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, या आप इस तरह से बोल सकते हो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट जो हमें मिलती है, एंड दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट एरर। और बेस्ट सिस्टम के लिए क्या चाहिए, ये जो स्टेडी स्टेट एरर है इट शुड बी जीरो, एक तरह से आउटपुट इनपुट के इक्वल होनी चाहिए। तो इस कोर्स में हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस क्यों करते हैं, सिंपली हम स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करने के लिए स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस करते हैं। एंड व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो व्हाट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस, इट डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब टाइम डोमेन एनालिसिस में क्या होता है, सिस्टम को हम ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनपुट है उसमें स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल अप्लाई करते हैं। अब डिफरेंट स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल कौन से होते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल क्या होते हैं। द वेरियस इनपुट्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम आर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स। अब मुझे किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस देखनी है, तो परफॉर्मेंस मैं कैसे देख सकता हूं, मुझे इनपुट में सिग्नल अप्लाई करने पड़ेंगे। पर जो कंट्रोल में स्टैंडर्ड सिग्नल लिए गए हैं उनके एग्जांपल्स इस तरह से हैं। द स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल आर कैटेगराइज्ड एज, कौन कौन से हैं, पहला है सडन टाइप इनपुट। सडन टाइप इनपुट का बेस्ट एग्जांपल है स्टेप सिग्नल। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइप इनपुट, रैंप सिग्नल इज एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी टाइप इनपुट। इसी तरह से अगर इनपुट मुझे चाहिए एक्सेलरेशन टाइप इनपुट, मतलब यहां पर अप्लाई करते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है पैराबोलिक सिग्नल। इसी तरह से सडन शॉक, तो बेस्ट एग्जांपल है इंपल्स सिग्नल। अब टाइम डोमेन एनालिसिस में जनरली ये जो फर्स्ट 3 सिग्नल है इनको यूज किया जाता है टाइम डोमेन एनालिसिस, और जो सबसे ज्यादा सिग्नल यूज किया जाता है वो है स्टेप सिग्नल, ये याद रखना है। एक्चुअल में टाइम डोमेन एनालिसिस में जो डिफरेंट फार्मूले कैलकुलेट किए जाते हैं वो जनरली स्टेप सिग्नल के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जो इंपल्स सिग्नल होता है वो इस तरह से होता है, ऑलरेडी इसको पहले के लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंपल्स सिग्नल क्या होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपल्स सिग्नल का मैग्नीट्यूड 0 होता है जब t 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इंपल्स सिग्नल 0 होता है व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस में टाइम लिया गया है। इसी तरह से यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड 1 रहता है व्हेन t ग्रेटर देन 0। अब देख लो t ग्रेटर देन 0 मैग्नीट्यूड कितना रहा 1, और उससे पहले मैग्नीट्यूड कितना है 0। दिस इज ए रैंप सिग्नल। जैसे जैसे t को इंक्रीज करेंगे रैंप सिग्नल इस तरह से इंक्रीज करेगा। एंड दिस इज ए पैराबोलिक सिग्नल, दिस इज पैराबोलिक सिग्नल, जैसे टाइम इंक्रीज करेंगे
तो एक तरह से आउटपुट कैसे मिलेगी, एक तरह से पैराबोलिक फॉर्म में मिलेगी, तो दिस इज पैराबोलिक सिग्नल। अब जनरली ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस में जो हम सिग्नल यूज करते हैं वो यूनिट स्टेप सिग्नल यूज करते हैं। अब यूनिट स्टेप सिग्नल यूज क्यों करते हैं? यूनिट स्टेप के केस में जो सिग्नल का मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू बन रहती है, मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं रहती, इसकी वैल्यू फिक्स बन रहती है, तो इसीलिए यूनिट स्टेप सिग्नल को यूज किया जाता है। यही पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, द ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट स्टेट स्पेसिफिकेशन। अब ट्रांजिएंट स्टेट स्पेसिफिकेशन क्या होती है? टाइम डोमेन एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस। ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस में हम डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि राइज टाइम, ओवरशूट टाइम, डिले टाइम, सेटलिंग टाइम एटसेट्रा, are defined for step signal only because the magnitude of the input signal should not change with time. This is most important topic. What is type and order of system? पहले हम देखेंगे type. Every transfer function representing the control system has certain type and order. कोई भी ट्रांसफर फंक्शन जो कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है उसका एक टाइप होता है और एक होता है ऑर्डर। पहले हम देखेंगे टाइप क्या होता है। Time domain analysis has two parts. One is transient state analysis and second one is steady state response analysis. The steady state response analysis depend upon the type of control system. तो सिंपली जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस होता है वो सिस्टम के टाइप पे डिपेंड करता है। अब टाइप क्या होता है? द टाइप ऑफ द सिस्टम obtained फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS इंटू HS बाई ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल अकरिंग एट ओरिजिन। तो टाइप ऑफ सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS HS। मुझे यह देखना है इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल ओरिजिन पे लाई करते हैं। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। तो सिंपली इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल यहां पर होंगे, कितने पोल जो ओरिजिन पे लाइक करते हैं उसको टाइप ऑफ सिस्टम बोला जाता है। और टाइप ऑफ सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस वी रिक्वायर टाइप ऑफ सिस्टम। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दिस इज RS, दिस इज इनपुट, this is error signal or it can also be called as actuating signal, and this is GS which is known as transfer function of forward path, and HS is the transfer function of feedback path, and this is example of negative feedback. अगर मैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। CS क्या है? आउटपुट, RS है इनपुट, इज इक्वल टू नेगेटिव फीडबैक है तो क्लोज सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन होगा GS अपॉन 1 नेगेटिव फीडबैक है प्लस GS HS। अब इसी क्लोज लूप सिस्टम के लिए अगर मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इस क्लोज सिस्टम के लिए कैसे लिखते हैं? सिंपली GS और HS को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता है ये, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लूप गेन। बच्चों एक तरह से ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं इस OLTF का फिजिकल मीनिंग बताता हूं। इस OLTF का फिजिकल मीनिंग ये है कि एक तरह से हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो फीडबैक है ये पाथ हमने ब्रेक कर दिया, हाइपोथेटिकली इसको ब्रेक किया, एक्चुअल में इसको ब्रेक नहीं करते। अब कोई भी फीडबैक सिग्नल इस समिंग एलिमेंट में अप्लाई नहीं होगा, तो उस केस में जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड इट इज आल्सो नोन एज लूप गेन। अब ये जो OLTF है इसको ओपन लूप सिस्टम से कंफ्यूज मत कर लेना। एक्चुअल में जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है ओपन लूप क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? सिंपली फीडबैक यूज करते हैं, और ये जो ओपन लूप सिस्टम होते हैं उस केस में फीडबैक यूज नहीं करते। पर सारे के सारे कंट्रोल सब्जेक्ट में जो हम सिस्टम स्टडी करते हैं उसमें हम फीडबैक यूज करते हैं।
और ये जो टर्म है OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं और सिंपली ये एक तरह से GS इंटू HS का प्रोडक्ट होता है। इस केस में हाइपोथेटिकली हम ये ज्यूम करते हैं कि इस फीडबैक पाथ को रिमूव कर दिया है। तो सिंपली OLTF इज द ट्रांसफर फंक्शन obtained by hypothetically opening the feedback loop of a closed loop control system। अब टाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब GS और HS को मल्टीप्लाई कर लिया। हम ये देखेंगे कि कितने पोल ओरिजिन पे लाई करते हैं। अगर P की वैल्यू होती है 0, ये जो P है इसकी वैल्यू होती है 0, मतलब S टू पावर 0, S टू पावर 0 होता है 1। इसका मतलब कोई भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता, तो इसका मतलब दिस इज टाइप 0 सिस्टम। इसी तरह से अगर P की वैल्यू होती 1, मतलब S टू पावर 1, S टू पावर 1 का क्या मतलब है? एक पोल ओरिजिन पे लाई करता है। अगर P की वैल्यू 1 होती तो मैं इसको बोलता टाइप 1 सिस्टम। इसी तरह से अगर जर्नल में मैं P की वैल्यू ले लेता हूं N, इसका मतलब N पोल ओरिजिन में लाई करते हैं, तो दिस इज ए टाइप N सिस्टम। तो टाइप कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो टाइप के लिए हमें पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होता है। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सिंपली GS इंटू HS, इट इज नोन एज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब टाइप कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल ओरिजिन पे लाई करते हैं। अगर कोई भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता, टाइप 0। अगर एक पोल लाई करता है तो टाइप 1। अगर n पोल लाई करते हैं तो टाइप n। अब यहां पर मैंने लिखा है TA T1। ये TA क्या बताएगा? दिस इज ए टाइम कांस्टेंट फॉर 0। ऊपर 0 टर्म होती है, नीचे होती है पोल। ये T1 क्या बताएगा? टाइम कांस्टेंट फॉर ए पोल। अब ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? द ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अगर मुझे ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस करनी है तो उस केस में मुझे ऑर्डर चाहिए। अब ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? द ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ऑर्डर कहां से मिलता है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से मिलता है। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? दिस वन, बाई ऑब्जर्विंग द हाइएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है? दिस इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो नीचे वाली टर्म है 1 प्लस GSHS, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो सिंपली इस इक्वेशन में मुझे S की हाईएस्ट पावर देखनी है। जो S की हाईएस्ट पावर होगी वो ऑर्डर बताएगी। तो ऑर्डर के लिए पहले मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखनी है। ये जो नीचे वाली टर्म है 1 प्लस GSHS, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है। अब यहां पर जो S की हाईएस्ट पावर होगी वो ऑर्डर को बताएगी। एक न्यूमेरिकल करते हैं। मुझे GS ये दिया गया है, HS ये दिया गया है। GS एक तरह से क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। HS होता है फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ऑर्डर ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, मुझे ऑर्डर ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहले ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाएगा। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? GS, दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अगर मेंशन नहीं है तो उसको नेगेटिव फीडबैक लेना है। GS अपॉन 1, माइनस है तो प्लस होगा GSHS। तो सिंपली GS क्या है? दिस वन K S स्क्वायर S प्लस 3 अपॉन 1 प्लस GS क्या है? दिस वन K S स्क्वायर S प्लस 3 इंटू HS। HS क्या है? S प्लस 2 S प्लस 4। दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ऑर्डर के लिए मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए 1 प्लस GSHS। तो 1 प्लस GSHS इज दिस वन। अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लेना है। ऑलरेडी मैंने पहले बताया था 1 प्लस GSHS को 0 के इक्वल इक्वेट करना है। तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस K
एस प्लस टू एस स्केयर एस प्लस थ्री इंटू ये एस प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैं एलसीएम लूंगा ये ऊपर चली जाएगी टर्म, एस स्केयर एस प्लस थ्री एस प्लस फोर के एस प्लस टू, जैसे इसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब मुझे इस इक्वेशन में एस की हाईएस्ट पावर देखनी है बच्चों। जैसे मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो एस की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। 4 कैसे होगी, जब एस को इस एस टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एस थ्री, जब एस थ्री को इस एस के साथ करेंगे तो एस टू पावर 4, मतलब एस की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 4। तो ऑर्डर क्या हुआ 4। तो ऑर्डर ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या हुआ 4। इसी तरह से पूछा गया है टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम। अब टाइप के लिए कैलकुलेट करना क्या पड़ता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सिंपली जीएस और एचएस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑलरेडी पता है जीएस इंटू एचएस। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन मुझे दिया गया है के अपॉन एस स्क्वायर, इनसाइड ब्रैकेट आएगा एस प्लस थ्री इंटू एचएस, एचएस है एस प्लस टू एस प्लस फोर। अब टाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें यह देखना होता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल ओरिजिन में लाई करते हैं। तो बच्चों अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूं तो एक पोल ये कहां पर लाई किया एस इज इक्वल टू माइनस फोर, दूसरा ये पोल कहां पर लाई किया एस इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये है एस स्क्वायर, इसका मतलब एस इज इक्वल टू जीरो और एस स्क्वायर है। तो कितने पोल ओरिजिन पे लाई किए 2, कितने पोल ओरिजिन में लाई किए 2, तो टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम हुआ 2। अब थर्ड क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम। अब ओपन लूप सिस्टम क्या होते हैं बच्चों, जिसमें फीडबैक अप्लाई नहीं करते, मतलब उस केस में एचएस नहीं होगा, यही मतलब हुआ। अब उस केस में समिंग एलिमेंट का कोई मतलब नहीं है, आरएस और ईएस क्या है एक दूसरे के इक्वल, तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा आरएस। तो अब यहां पर ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी एस अपॉन आर एस। मुझे ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम कैलकुलेट करना है, दिस इज जीएस। और जीएस कितना दिया गया है, के अपॉन एस के एस प्लस थ्री। अब ये ओपन लूप सिस्टम की ये हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो एस की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 3, तो ऑर्डर क्या हुआ 3। पर ध्यान रखना ये ऑर्डर किसका है, ओपन लूप सिस्टम के लिए। पर जनरली जो ऑर्डर होता है वो क्लोज लूप सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो कंट्रोल में जो हम सिस्टम स्टडी करते हैं वो क्लोज लूप सिस्टम स्टडी करते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये मुझे डायग्राम दिया गया है, मुझे ऑर्डर एंड टाइप कैलकुलेट करना है। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा टाइप। टाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है, जीएस इंटू एचएस। जीएस क्या दिया गया है, दिस वन के एस जे एस प्लस एफ इंटू एचएस। अब यहां पर एचएस मेंशन नहीं है तो एक तरह से यूनिटी है, तो एचएस क्या हुआ 1। अब मुझे टाइप कैलकुलेट करनी है, मुझे ये देखना है कितने पोल ओरिजिन में लाई करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पोल हैं, अब मुझे ये देखना है कि कितने पोल ओरिजिन में लाई करते हैं। तो S2 पावर है 1, तो एक पोल ओरिजिन पे लाई करता है, तो टाइप हुई 1, तो टाइप हुई 1। इसी तरह से अब ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो ऑर्डर के लिए पहले मुझे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, डेट इज सी एस अपॉन आर एस। और ये किसके इक्वल होता है, जी एस अपॉन 1 नेगेटिव फीडबैक है, जी एस एच एस। जी एस क्या है, दिस वन एस जे एस प्लस एफ अपॉन 1 प्लस जी एस। जी एस क्या है, दिस वन के एस ब्रैकेट के अंदर आएगा जे एस प्लस एफ इंटू एच। एच एस क्या है 1। अब ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना है, मतलब ये जो टर्म है इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना है, 1 प्लस के अपॉन एस जे एस प्लस एफ इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करूंगा ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो एस जे एस प्लस एफ
प्लस के इज इक्वल टू 0। ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 आएगा। अब इस इक्वेशन में मुझे एस की हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा, जे एस के प्लस एफ एस प्लस के। एस की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ऑर्डर कितना हुआ 2 और टाइप कितना हुआ 1।